हे दिस इज श्रुति खंडेलवाल एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम मैथ्स के क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो मैथ्स के आपके न्यूमेरिकल्स भी रहेंगे इसमें और आपका पेडागोजी भी रहेगा। तो शुरू करते हैं। वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में मैं चलूंगी और दोनों लैंग्वेज में आपको दिखाती हुई चलूंगी। ठीक है, अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना। आपको इनके डिटेल सोल्यूशन के साथ में सब चीजें समझाने वाली हूँ। सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन दे रखा है, फॉर कंडक्टिंग अ ग्रुप एक्टिविटी मिस अंजू अ क्लास 4 टीचर हैज यूज्ड अ कलेक्शन ऑफ पेबल्स. She has distributed 1/5 of the pebbles to group 1, 1/4 to group 2, 1/3 to group 3. And after distributing, if she had 26 pebbles left with her, what was the minimum number of pebbles she might have brought to the class? अब यहाँ पर क्या हो रखा है कि यहाँ पर एक जो टीचर है इनकी, उन्होंने मतलब पेबल्स लेकर के आई है। पेबल्स क्या होता है? कंकड़ होता है। तो पेबल्स कितने लेकर के आई है ये क्लास में हमें नहीं पता, हमें वही निकालना है। लेकिन इतना हमें पता है कि 1/5 एक ग्रुप को दिया है, 1/4 एक ग्रुप को, 1/3 एक ग्रुप को। अब 26 उसके पास बचे हैं, तो हमें बताना है कि कितने वो मिनिमम लेकर के आई थी। तो इसको करने का सबसे सिंपल सा तरीका है, ज्यादा कोई मुश्किल क्वेश्चन ये है नहीं। हाँ, तो यहाँ पर ये इधर इसको थोड़ा जूम इन करते हैं हम। यस, ठीक है। तो देखो, ग्रुप 1 के पास इतने पेबल्स थे, ठीक है, जितना भी टोटल पेबल्स थे उसके, और ग्रुप 2 के पास इतने, ग्रुप 3 के पास इतने। अब पेबल्स बचे 26। टोटल नंबर ऑफ पेबल्स को मैं मान लेती हूँ x, ठीक है। मान लो टोटल नंबर ऑफ पेबल्स x थे, ठीक है। तो x माइनस ये जो होगा ये कितना होगा? 1/5 ऑफ x। क्या मान रहे? टोटल नंबर ऑफ पेबल्स ही तो है ना। मान लो अगर टोटल नंबर ऑफ पेबल्स 20 थे तो 1/5 उसका कितना हुआ? ठीक है, तो यहाँ पर उसी हिसाब से हमने कर रखा है। तो यहाँ पे x माइनस ये ग्रुप 1 के पेबल्स प्लस ग्रुप 2 के पेबल्स, ग्रुप 3 के पेबल्स, ठीक है। तो यहाँ पर हमने इसको कर लिया, इक्वेशन बन गई हमारी इज इक्वल टू 26, क्योंकि हम टोटल नंबर ऑफ पेबल्स में से जितने क्लास में बट गए उसके बाद बचे तो 26 ही है। तो हमने इसको ऐसे लिख दिया। अब x माइनस हमने एलसीएम ले लिया इन सबका और इनको ऐसे प्लस कर दिया। फिर हमारा ये आ गया 47/60। अब यहाँ पे मैं फिर से एलसीएम लूंगी, 60 आ जाएगा। 60 माइनस 47x हमारा 13x होता है। 13x अपॉन 60 इज इक्वल टू 26। अब 13 की टेबल से 26 कट जाएगा, 13 1 13, 26 2। तो x इज इक्वल टू 60 इंटू 2, ये हो गया 120। इतना सिंपल आंसर था इसका, और कोई बड़ा क्वेश्चन ये है ही नहीं। ऐसे आपके पास ऐसे ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आ सकते हैं। करने का मेथड बहुत सिंपल सा है, यही टेक्निक लगानी है, यही ट्रिक लगानी है, ठीक है। तो या ये हो गया। आप इसको पॉज करके एक बार अच्छे से समझ सकते हो और अपना खुद से कॉपी में कर भी सकते हो, नोट डाउन करके, ठीक है। पॉज करके मैं आगे बढ़ती हूँ। सो 31 क्वेश्चन, ओके या 31 क्वेश्चन हमारा ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं, जो है आपका ये, हाँ देखो, हाँ एमसीक्यू में 120 ऑप्शन भी था, तो सेकंड ऑप्शन इज द राइट आंसर। यहाँ पे हमारा 120 आया, तो इसका सेकंड ऑप्शन सही है, ठीक है। नेक्स्ट बताते हैं अब हम। एक टीचर asked students of class 2 to mark some points in a sheet of paper. Later she asked students to draw a rectangle in the same sheet without passing through any of these points. Then she asked the students to count the points inside the rectangle. इस एक्टिविटी के थ्रू वो क्या बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है? हिंदी में भी पढ़ लेते हैं एक बार। एक शिक्षिका कक्षा 2 के बच्चों को कागज पर कुछ बिंदु बनाने के लिए कहती है। उसके बाद वह बच्चों को उसी कागज पर एक आयत यानी रेक्टेंगल बनाने को कहती है, जिसके जो उन बिंदुओं से होकर नहीं गुजरना चाहिए, मतलब, ठीक है। तो फिर वह बच्चों को आयत के भीतर के बिंदु जो है उसको गिनने के लिए कहती है। इसके उससे वो क्या बच्चों को नहीं पढ़ा सकती है? ऑब्वियस है, इससे वो बच्चों को एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं पढ़ा सकती, वो बच्चों को कंपैरिजन ऑफ नंबर पढ़ा सकती है, इनसाइड आउट पढ़ा सकती है, लेकिन एरिया ऑफ रेक्टेंगल नहीं पढ़ा सकती। स्पेशल अंडरस्टैंडिंग तो ऑफकोर्स उनको होगी उससे, ठीक है। तो ये आपका आंसर हो गया है। नेक्स्ट हमारा है, व्हाट इज द नंबर ऑफ टेंस इन 708? अब कुछ लोग ना इस चीज को कंफ्यूज कर लेते हैं। जैसे कि कुछ लोग क्या समझते हैं कि यार नंबर ऑफ टेंस एज इन की टेंस प्लेस को वाला नंबर बताना होगा, तो वो तो 0 है ना। बट ये आंसर इसका ऐसे नहीं होता है। नंबर ऑफ टेंस इन 708 मतलब कि जो टेंस है वो 10 है, कितने टाइम्स आया है आपका। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे ये मैं आपको बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नंबर ऑफ टेंस फाइंड करने के लिए हमें 708 को 10 से डिवाइड करना होगा। तो 710 को तो मैं 10 से डिवाइड करूंगी तो 70 प्लस 8 आएगा, ठीक है। जाहिर सी बात है 70 प्लस 8, क्योंकि 70 इंटू 10 करोगे 100, 700 प्लस 8 हो गया 708, ठीक है। तो मतलब कि 70 प्लस 8 रिमाइंडर, तो 70 टाइम्स आपका आया होगा 10, ठीक है।
तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा 70। ठीक है, क्योंकि हमसे ये पूछा था कि नंबर ऑफ टेंस। अब आपसे पूछ ले अगर मान लो नंबर ऑफ 20s इन 708, तो क्या करोगे, तो 20 से डिवाइड करोगे, जो रिमाइंडर बचेगा उसको अलग रख देना, जो क्वेश्चन आएगा वो आपका आंसर हो जाएगा। इट इज दैट सिंपल। ठीक है, सो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए आपका इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया 70। ये ट्रिक्स हैं, और ना ये ट्रिक्स, ये ऐसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस रिपीट होते हैं विद डिफरेंट, ये आपका नंबर दे रखा होगा, तो इनकी ट्रिक्स ना कॉपी पेन पे लिख लिया करो, सो दैट आप बाद में भूलो ना इन्हें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। अब इन अ 6 डिजिट नंबर द डिजिट ऑफ 1000 प्लेस इज 4, द डिजिट एट 10 प्लेस इज डबल दैट ऑफ अ डिजिट एट 1000 प्लेस। ठीक है, मतलब ये पूरा कर रखा है। अब इसको अच्छे से पहले 2 मिनट आप पढ़ो, समझो इस क्वेश्चन को, उसके बाद मैं भी आपको समझाऊंगी। जो हिंदी वाले हैं मैं इसको थोड़ा वो कर लेती हूँ ऐसे, जो हिंदी वाले हैं वो भी यहाँ पे पढ़ सकते हैं पॉज करके। ठीक है, आप पॉज करके बीच बीच में पढ़ लेना। तो यहाँ पे आपको सबसे सिंपल है वैसे ये क्वेश्चन, कुछ खास डिफिकल्ट नहीं है। आपसे पूछा जो 6 डिजिट नंबर है, ठीक है, मैंने 6 डिजिट उठा ली। अब सबसे पहले ना यहाँ पे क्या होता है, जैसे कि आपको ना टेंस वेंस ये सब मार्क करना होता है। ये वंस, टेंस, हंड्रेड, थाउजेंड, 10,000 और ये लाख। ठीक है, ऐसे करके लिख देना, ये आपको पता होना चाहिए। अब उसके बाद हमसे क्या पूछा था उन्होंने कि जो टेंस प्लेस पे डिजिट है वो डबल है दैट ऑफ अ डिजिट एट 1000 प्लेस। 10th प्लेस पे जो डिजिट है, अब जैसे कि मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ, जैसे कि ये 0 है हमारा, यहाँ पे चलेगा और नहीं, हाँ, तो ये 0 है। 10th कौन सा हुआ, 10th ये वाला नंबर हुआ हमारा। ठीक है, तो हमसे बोला है कि जो 10th प्लेस पे जो डिजिट होगी वो डबल होगी 1000 प्लेस वाले पे। तो ढूंढो 1000 प्लेस पे यहाँ पे कहाँ पे आपको दिख रही है, 1000 ये वाली प्लेस है। ठीक है, यहाँ पे हर जगह 4 है, तो मतलब यहाँ पे 8 होना चाहिए। तो अब देख लो यहाँ पे 2 ऑप्शन में हमें 8 दिख रहा है। अब हमें क्योंकि डबल है मतलब 10th प्लेस पे वो डिजिट, तो अब हमें इन दोनों में से चेक करना है कौन सा आंसर सही है। अब डिजिट एट 100 प्लेस इज हाफ ऑफ द डिजिट एट 1000 प्लेस। अब जो 100 पे है डिजिट वो हाफ है, मतलब वंस, टेंस, 100, सो मतलब कि ये 2 होगी। चलो यहाँ भी 2 है, ये तो यहाँ भी 2 है, 4 का हाफ है ना। अब जो यूनिट प्लेस पे डिजिट है इज हाफ ऑफ द डिजिट एट 100 प्लेस। जो यूनिट पे डिजिट है ना वो हाफ है किसकी, 100 प्लेस पे जो डिजिट है उसके। 100 पे 2 है और यहाँ पे 1 है, तो भाई यहाँ पर भी 1 है। अभी भी हमें समझ में नहीं आ रहा भाई दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही होगा। अब लास्ट वाला आता है, जो 10,000 प्लेस पे जो है ना आपकी डिजिट है इज द सम ऑफ द डिजिट एट 1000 एंड 100 प्लेस। ठीक है, मतलब कि जो डिजिट आपकी 10,000 प्लेस पे, 10,000 प्लेस आपका ये वाला है। ठीक है, वो क्या है, वो सम है डिजिट ऑफ डिजिट एट 1000 एंड 100 प्लेस। जो 1000 पे डिजिट है और जो डिजिट उस पे है आपकी 100 प्लेस पे है उसका सम है। 100 पे हमारी है मान लो 2 और हमारी डिजिट 1000 पे है ये 4, तो 2 + 4 क्या हो गया आपका 6। तो भाई ये तो 6 सही हो गया, यहाँ पे तो वैसे भी 6 नहीं दे रखा हमें, इधर 6 चाहिए था हमें। तो आगे का पर्स की करोगे तो यहाँ पर आपका 3 आएगा उस पे, लाइक लैक्स वाली प्लेस पे। बट फिलहाल हमें आंसर पता लग गया इसका ये है। ठीक है, और वैसे मैं आपको यहाँ पे मैंने करा था, तो यहाँ पे जस्ट हम ऐसे करके 1 0 10 करके ऐसे करके ना डिजिट पुट करते रहेंगे अगर आपको सॉल्व करना है बाय उसके साथ। तो और ऑप्शंस के साथ करना है तो जैसे मैंने आपको बताया अभी ऐसे करके हम सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो ये इतना सिंपल था। और ये हिंदी वाले एक बार पॉज करके आप नोट करना चाहें तो कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जो फरहान के फादर हैं उन्होंने उनको बोला है कि सम अरेंज करो कुछ मैंगो को ग्रुप्स में, और व्हेन ही अरेंज देम इन अ ग्रुप ऑफ 2 देन 1 मैंगो वाज लेफ्ट। अब क्या करा उसने, सारे मैंगोज को 2 के ग्रुप में जब अरेंज किया तब 1 बच गया, फिर 3 के ग्रुप में करा तो भी 1 बच गया, अब 7 के ग्रुप में करा है तो भी 1 बच रहा है। तो उसको ये तो पता है कि जो नंबर ऑफ मैंगोज है वो 50 से कम है। ठीक है, तो अब ये बताना है कि हमें कि अगर उसने 5-5 के ग्रुप में अरेंज किया होगा तो टोटल मैंगोज जो बचेंगे वो कितने बचेंगे। ना वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, सोचने बैठ जाओगे यार इसको कैसे करेंगे। तो इसकी सिंपल सी ट्रिक है आपकी करने की, जो कि मैं आपको बताती हूँ। देखो, टोटल नंबर ऑफ मैंगोज मुझे पता है लेस देन 50 है। अब हमें बता रखा है कि जो मतलब जो भी नंबर होगा मैंगोज है, मैं ग्रुप में अरेंज कर रही हूँ तो 2 के ग्रुप में कर रही हूँ तो भी 1 बच रहा है, 3 के कर रही हूँ तो भी 1 बच रहा है, ये भी। तो मैं ले लेती हूँ एलसीएम 237 का। अब 237 तीनों ही प्राइम नंबर है तो एलसीएम इन तीनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, दैट इज 42। टोटल नंबर ऑफ मैंगोज कितने हैं हमारे पास, मतलब 42 + 1, क्योंकि जब इनके ग्रुप्स में अरेंज किया तब हमेशा 1 मैंगो हमारा बच रहा था।
टोटल नंबर ऑफ मैंगोज हमें पता लग गया 43 है। अब 43 डिवाइडेड बाय 5, क्योंकि हमें बताना है कि जब 5 के ग्रुप में अरेंज करेंगे तो कितने बचेंगे, तो 3 बचेंगे। ठीक है, क्योंकि 5 8 40 प्लस 3 तो 43। तो इतना सिंपल क्वेश्चन था, कुछ इसमें हाई फाई मैथ्स नहीं है। ऐसे क्वेश्चंस बहुत बार रिपीट होंगे, इसका सिंपल सा लॉजिक है, एलसीएम लो और सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। ठीक है, हमने +1 क्यों किया आपको समझ में आ गया हो, क्योंकि हर बार 1 मैंगो हमारा बच रहा था। ठीक है, इसीलिए। तो या बहुत सिंपल था ये वाला क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। आप लोग पॉज करके आराम से देख सकते हो, जिसको लग रहा हो स्पीड कम है वो स्पीड बढ़ा के देख लो, अपने तरीके से मैनेज कर सकते हो। यूट्यूब पे सारे के सारे वो फीचर्स हैं। ठीक है, तो या हिंदी में देखना है तो इसको क्वेश्चन को आप हिंदी में भी एक बार चेक कर सकते हो। वैसे मैं हिंदी में समझा रही हूँ, बट स्टिल हिंदी वाले अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो इस क्वेश्चन का। नाउ व्हाट इज द नेक्स्ट टर्म ऑफ द सीक्वेंस 0 1 1 2 3 5 8 13 21 34? नाउ आप अगर समझ पा रहे हो तो इनका सीक्वेंस तो है और बहुत इजी है उस सीक्वेंस को ढूंढना। 2 मिनट सोचो पॉज करके, वैसे मैं तो बताऊंगी आपको। ठीक है, तो यहां पर जैसे कि ये था आपका, ये क्वेश्चन है आपका। अब सीक्वेंस पता है क्या है, 0 1 1 3 3 8 8 से 21। आप इनके बीच का गैप देखो, इसके +1 का है, जो नीचे ऊपर ये वाली डिजिट है ये ऐड करी है हमने। 1 + 2 ये 3 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, 8 + 13 21 हो गया, 21 + 34 फिर क्या होगा 55, जो आपका यहाँ पे आंसर होगा। मतलब आगे की 2 डिजिट प्लस करके तीसरी बन रही है, फिर 2 डिजिट प्लस करके नेक्स्ट बन रही है, ऐसे ऐसे करके हमारी बने जा रही है डिजिट। ठीक है, तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था और इस क्वेश्चन को मेरे ख्याल से कोई बच्चा गलत करना चाहिए नहीं। ठीक है, एग्जाम में आ जाए तो बस आंख बंद करके कर देना क्वेश्चन सही। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। गोपाली जो है उसके पास 8 काउज हैं और जो हर काउ है वो 2 लीटर मिल्क हर रोज देती है, और उसने क्या करा, उसको नियर बाय होटल पे वो सेल जब करता है तो 15 रुपए पर लीटर उसको मिल जाता है। अब उसने ना जून के महीने में रोज दूध बेचा है हर दिन, तो उसने कितना कमा लिया होगा। आगे ना वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, एक मिनट, ये दूसरे पेज पे है हमारा। यस, दिस इज द क्वेश्चन। यस, ये वाला। अब देखो हमारे पास 8 काउज हैं, 2 लीटर मिल्क दे रही है पर डे, पर काउ हमें मिल रहा है। ठीक है, अब 15 रुपए लीटर इसका रेट है दूध बेचने का। जून में होते हैं 30 दिन। अब तीनों को मल्टीप्लाई कर देना, 30 इंटू 8 काउस इंटू आपका 2 लीटर मिल्क, और पर मिल्क आपकी जो कॉस्ट है 15 रुपीज। सबको मल्टीप्लाई करने के बाद आपका आंसर आता है 7200, और जो पैसा है उसने 30 दिन में कमाया है। सिंपल है ना। आपको लग रहा होगा कि इतनी चीजें बताई रखी थी, देखो जून में 30 दिन होता है, ये हमने खुद निकाल लिया, उसके बाद सब चारों को हमने मल्टीप्लाई कर दिया। क्योंकि क्या हो रहा है, जैसे कि 30 हम अगर इन तीनों को मैं करती हूँ ना मल्टीप्लाई, तो मैं एक दिन का निकाल रही हूँ, बट मेरे को जून में पूछा है। अब मान लो उसने बोल दिया मुझे कि मैं जुलाई के मंथ में बताऊं, तो जुलाई के मंथ में 31 डेज होते हैं, तो मैं 31 से मल्टीप्लाई कर दूंगी। उसने बोल दिया कि मैं उसका बताऊं फेब्रवरी का, तो वो डिपेंड करता है कि वो लीप ईयर बोल रहा है या फिर वो नॉन लीप ईयर बोल रहा है। 28 डेज होंगे या 29 डेज होंगे, तो इस क्वेश्चन को और मॉडिफाई करके वो आपसे पूछ सकते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सिंपल सा वो था कि आपको मल्टीप्लाई करना था और कुछ नहीं करना था। आगे बढ़ते हैं अब हम। यस, इस क्वेश्चन का आंसर आपका 7200 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये वाला क्वेश्चन आप हिंदी में भी एक बार देख सकते हैं पॉज करके। Now a wire of length 86 centimeter is used to form a rectangle whose length largest side is this, and the same rectangle has been changed into another rectangle whose length is this, largest side जो है। Now what is the difference between their breadths of the both rectangle? तो यहाँ पे क्या बता रखा है आपको, एक ना वो है 86 सेंटीमीटर की लंबी तार है। ठीक है, अब अगर वो तार है उससे मैं रेक्टेंगल बना रही हूँ, 2 रेक्टेंगल उसी से मैं बना रही हूँ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है वो उसका पेरीमीटर होगा, है ना, क्योंकि ये अगर ऐसे है एक वायर है उसको मैं ऐसे घुमा रही हूँ तो वही पेरीमीटर है उसका, जो उसकी लेंथ है। अब मुझे लेंथ बता दी है रेक्टेंगल की कि मैंने जब वो रेक्टेंगल बनाया उस वायर से तो लेंथ कितनी थी मेरी। अब मुझे ब्रेथ निकालनी है। अगेन अ वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। देखो वायर की मुझे ये इसको थोड़ा अंदर करती हूँ। हाँ, अब देखो वायर का मुझे ये तो पता था 86 सेंटीमीटर की वायर है। रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल जो फर्स्ट रेक्टेंगल है उसकी लेंथ 26 मीटर है,
और दूसरे रेक्टेंगल की लेंथ 31 मीटर है। तो पेरीमीटर 86 सेंटीमीटर हो गया। मैंने आपको बताया था क्योंकि वायर उसी से बनी, रेक्टेंगल तो उसी वायर से बना है। उसको मैंने इसी में डाल दिया फॉर्मूले में, 2l प्लस बी वाले में। एल मुझे मालूम था 26 सेंटीमीटर, मैंने डाल दी वैल्यू। तो 43 इज इक्वल टू 26 प्लस बी। क्योंकि 43 कैसे हो गया, मैंने 2 को डिवाइड कर दिया इससे, 86 से पहले तो डायरेक्ट इसको काट दो। फिर बी मेरा आ गया 17, ये मेरा B1 है, पेरीमीटर 1। ठीक है, पेरीमीटर 1 मतलब जो था उससे मैंने ब्रेथ निकाली है। ठीक है, अब ये पेरीमीटर, ये सेकंड क्वेश्चन है जिसकी रेक्टेंगल हमें 31 सेंटीमीटर पता है, मतलब सेकंड पार्ट है इसका। तो यहाँ पर ब्रेथ जो आ गई हमारी वो 12 सेंटीमीटर आ गई, सेम चीज करके, सेम प्रोसेस यूज करा है। फिर मैंने क्या कर दिया, मुझसे तो डिफरेंस पूछा था दोनों ब्रेथ का, तो मैंने B1 माइनस B2 करा। 17 माइनस 12 इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे होना था। अब आई डोंट नो कि आप में से कितने लोगों को समझ में आ रहा है, आई होप मोस्टली को समझ में आ रहा होगा, बट स्टिल अगर आपको लग रहा है कि इसी क्वेश्चन में डाउट है, हमें और अच्छे समझना, तो आप प्लीज उस क्वेश्चन नंबर को मेंशन कर देना। मैं नेक्स्ट वीडियो में उस क्वेश्चन को दोबारा और अच्छे से समझाने के लिए आऊंगी, क्योंकि अभी मुझे नहीं पता कि मेरी ऑडियंस में कितने लोगों का मेंटल लेवल मैथ्स का कितना स्ट्रांग है, कितना वीक है। ठीक है, तो मैं अभी हर तरीके से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, और आप मुझे जैसे बोलोगी मैं उतने अच्छे तरीके से भी समझाऊंगी फिर। ठीक है, सो या अभी तक तो आपको आई गेस समझ में आ ही रहा होगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमने कितना निकाला था आपका, यस 5 सेंटीमीटर आया था, तो यहाँ पे आपका ऑप्शन हो जाता है 5 सेंटीमीटर। ठीक है, देखो समथिंग इज रॉन्ग विद माई लैपटॉप। ठीक है, नेक्स्ट ये हिंदी में भी आप देख सकते हैं इसको एक बार। टीचर आस्क्ड क्लास 5 स्टूडेंट्स टू ऑब्जर्व द कॉर्नर ऑफ अ फॉलोइंग ऑब्जेक्ट। टीचर ने बोला 5 स्टूडेंट, क्लास 5 के स्टूडेंट्स को कि आप नोटबुक के कॉर्नर्स को ऑब्जर्व करो, नोटबुक का, टेबल का और ब्लैक बोर्ड का। तो उस एक्टिविटी से वो बच्चों को क्या पढ़ाना चाहती है, कॉर्नर्स बता रही है, तो वो मतलब राइट एंगल ही बताना चाहती है। जैसे ये बुक ऐसे है आपकी, तो वो उसको ये कॉर्नर बता रही है, तो मतलब ये राइट एंगल पढ़ा सकते हैं ना वो उससे। इन सब चीजों में से तो कुछ नहीं पढ़ा सकते कॉर्नर से, आंसर राइट एंगल। ठीक है, next is Raghu started from his home to school at 9:10 a.m. It requires 20 minutes to reach school. When he reached exactly halfway, he noticed that he forgot his maths notebook at home. So he went back and took it. If he reached to travel in the same, if he travel in the same speed through his journey, what will be the hand of the clock when he reached? 9:10 पर यहाँ पर स्कूल से निकले हैं रघु। अब 20 मिनट लगते हैं स्कूल तक पहुंचने के लिए घर से, लेकिन जब वो आधे रास्ते में पहुंचा होगा, तो मतलब 10 मिनट कवर कर लिए होंगे उसने। तब उसको क्या पता लगा, अरे बुक भूल गया। फिर वो मैथ्स की नोटबुक लेने घर गया। ठीक है, अब जिस स्पीड से सेम ही स्पीड थी, तो वो घर गया वापस, फिर डायरेक्ट अपने स्कूल गया। तो आपको पूछा है कि जब 9:10 में वो निकला था, तो अभी कितना टाइम हो रहा होगा घड़ी में, या मिनट हैंड पूछा है आपसे, कौन से उस पे होगी, मिनट हैंड। ठीक है, तो आपको ये बताना है। अगेन अ वेरी सिंपल क्वेश्चन, थोड़ा दिमाग यूज करना है बस। 9:10 हो रहे हैं, 20 मिनट लगते हैं स्कूल पहुंचने में, 10 मिनट तो गया, वो हाफ रास्ते पे पहुंचा था 10 मिनट में। याद आया कि नहीं भाई बुक तो भूल गए मैथ्स की, तो दोबारा घर गए, 10 मिनट लगे उसमें उसी रास्ते से वापस जाने में। फिर घर पहुंच के दोबारा स्कूल गए, अब स्कूल का रास्ता तो 20 मिनट का था, तो 20 मिनट लगे, टोटल 40 मिनट हमारे यहाँ पे लग गए। अब 9 AM पे था, 9:10 AM पे। ठीक है, 9:10 AM में आप 40 मिनट और ऐड कर दोगे, 9:50 AM हो जाएगा। 9:50 AM पे आपकी मिनट हैंड किस पे होगी? ऑफकोर्स 10 पे होगी। 9:50 कब होता है? 9 पे यहाँ, 50 पे यहाँ, तो मिनट हैंड आपकी 10 पे होगी। सिंपल था ना ये क्वेश्चन। बस एक लॉजिक होता है सिंपल सा, जो आपको अपना यूज करना होता है। उस लॉजिक को यूज करके आप सारे के सारे क्वेश्चंस कर सकते हो, कोई क्वेश्चन टफ नहीं है। ठीक है, इसको पॉज करके अच्छे से समझना, मतलब एक बार देख करके कि कैसे कैसे हुआ है। मैंने बहुत जल्दी समझा दिया, बट हाँ क्वेश्चन को करने में थोड़ा सा वक्त तो लगता है। ठीक है, तो वैसे बहुत सिंपल है। ऐसे क्वेश्चंस आएंगे तो आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। क्वेश्चंस को टुकड़ों में डिवाइड कर लो, कभी डाउट आ रहा है तो, और उनको तब सॉल्व करो। नेक्स्ट अब आपका आ जाता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर, ये तो हो गया हमारा। हाँ, तो हमारा इस पे आंसर क्या आया था? 10। ठीक है, एक मिनट में चेक कर लूँ ये रिकॉर्डिंग हो भी रही है या फिर नहीं। यस, हो रही है। 20 मिनट्स
हो गए, ठीक है। सो हाँ, आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। Ganesh and Dinga want to pack 4,000 cubes of side 1 centimeter in various boxes. There are 4 different boxes, A, B, C, D, having dimension this. And यहाँ पर आपको बताना है कि कितने सेंटीमीटर क्यूब्स जो हैं, मतलब कितने वो अरेंज हो सकते हैं, हमारे कितने क्यूब्स अरेंज हो सकते हैं। अब देखो, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। मुझे यहाँ पे दे क्या रखा है, मुझे दे रखा है कि 4,000 क्यूब है, कितने सेंटीमीटर साइड, एक। वॉल्यूम कितना हो जाएगा इसका, एक क्यूब का 1 × 1 × 1, ठीक है। अब सारे 4 बॉक्सेस दे रखे हैं, 4 बॉक्सेस में इन सारे को लगाना है, मुझे इन 4,000 क्यूब्स को डालना है। सबकी डायमेंशंस दे रखी है, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं आगे। देखो, अब इसको थोड़ा मुझे अंदर करना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, आपको दे रखा है कि डायमेंशन आपको बॉक्स 1। अब पता है, एक बहुत सिंपल सा लॉजिक है यार, बॉक्स ए में जितनी जगह होगी उतने तो क्यूब आएंगे ना, है ना। अब क्योंकि बॉक्स ए की कैपेसिटी कितनी है, वॉल्यूम कितनी है, 20 × 10 × 6 हमें दे रखी है। हमने मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम निकाल दी, वॉल्यूम होगी 1200 सेंटीमीटर क्यूब। अब 1200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम है, तो कितने क्यूब इसमें आ सकते हैं, क्योंकि अब यार हमें वॉल्यूम बताई थी एक क्यूब की, एक छोटे क्यूब की 1 सेंटीमीटर क्यूब है। तो मैं इसको 1 से डिवाइड करूं ना करूं एक ही बात है ना, 1 से डिवाइड करूंगी तो भी सेम ही आंसर आएगा। तो मतलब यहाँ पर जो है आपकी 1200 सेंटीमीटर क्यूब जो वॉल्यूम है, मतलब 1200 आपके क्यूब्स आ जाएंगे। सिमिलरली बॉक्स बी में आपके इतने क्यूब्स आ जाएंगे जो वॉल्यूम होगी, बॉक्स सी में भी इतने, बॉक्स डी में भी इतने, ठीक है। अब ट्विस्ट मैं बताती हूँ क्या है। अगर यहाँ पे तो हमें सिंपल दे दिया कि भाई आपको, मैंने बता दिया है कि एक ही सेंटीमीटर का क्यूब है, तो एक ही आंसर आएगा ना वॉल्यूम में। 2 सेंटीमीटर का क्यूब होता ना तो आंसर ये नहीं होता, 2 सेंटीमीटर का क्यूब होता तो 2 × 2 करके मेरी वॉल्यूम 8 निकल आती, तो मेरे को सबको 8 से डिवाइड करना पड़ता, ठीक है। बट यहाँ पर क्योंकि आपको 1 दे रखा था, तो नोट दैट क्वेश्चन आपके हर बार सेम पैटर्न रहता है, लेकिन क्वेश्चन थोड़े थोड़े चेंज होते हैं, तो वो डिफिकल्टी लेवल इंक्रीज और डिक्रीज करते रहते हैं। तो हो सकता है आपके एग्जाम्स में आपको ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिले जहां पे आपकी डायमेंशन क्यूब की डिफरेंट दे रखी है। तब आप ऐसा मत करना कि डिवाइड करना भूल जाओ, क्योंकि डिवाइड आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे भी हमने डिवाइड किया है, लेकिन हमने डायरेक्ट इसलिए लिख दिया क्योंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब था, तो 1 को डिवाइड करो ना करो एक ही बात है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके ये सारे डायमेंशन आ गए, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे ये हो जाता है, कौन सा नंबर का, इसको हमने क्या था, 1200 1350, ठीक है, 1200 1350, तो ये हमारा हो जाता है ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। ये आप चेक कर सकते हो, एक बार हिंदी वाले भी देख सकते हैं। नाउ अगर अब तक आपको अभी तक अच्छा लगा है, सब कुछ समझ में आ रहा है, ठीक है, आपको लग रहा है कि लाइक मेरे एफर्ट्स जेन्युइन हैं, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब बिल्कुल कर देना। वाह, बीच में ठीक है, बिल्कुल कर देना यार, और वीडियो को लाइक तो कर ही देना, बिकॉज इट मोटिवेट्स मी। पता है, जब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आता है ना आप लोगों को, मुझे 1-2 कमेंट्स भी ऐसे देखने को मिलते हैं कि जहाँ पे आप लोग मेरे को अच्छे विशेस दे रहे होते हो और अच्छे कमेंट्स लिख रहे होते हो, तो मेरे को अपने आप मन करता है कि मैं और करूँ आप लोगों के लिए, ठीक है। सो वो मोटिवेशन कम मत होने देना प्लीज, अच्छी अच्छी चीजें लिखते रहना, लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर देना, ठीक है। So yeah, if a water tank has 500 लीटर वाटर, मतलब एक वाटर टैंक है उसमें 500 लीटर वाटर है, तो हाउ मेनी मैक्सिमम पॉट्स ऑफ इक्वल कैपेसिटी ऑफ 250 ml कैन बी फिल्ड फ्रॉम द वाटर टैंक। तो मुझे बताओ कि 250 ml के छोटे छोटे पॉट्स है मेरे पास, वो मैं कितने भर सकती हूँ, कितने भर जाएंगे 500 लीटर वाटर में से, ठीक है, 250 ml। तो बड़ी सीधे सीधे सा डिवाइड कर देना है, इसमें तो कुछ करना ही नहीं है हमें, ठीक है, क्योंकि बड़ी चीज है 500 लीटर का टैंक, 250 ml का छोटा वाला है, तो कितने हम भर सकते हैं उससे, तो ये हमें डिवाइड कर देना है 500 लीटर को 250 ml से। बट क्वेश्चन आता है कि भाई ये तो ml में है, हम डायरेक्ट डिवाइड कर देंगे तो आंसर हमारा गलत हो जाएगा, हमें इसको कन्वर्ट करना होगा सेम यूनिट्स में। तो मैंने तो कन्वर्ट कर दिया, देखो 500 लीटर को ml में, जीरोस आएंगे तो इजी रहेगा। 500, अब एक
जो वो होता है ना लीटर, उसमें 1000 ml होते हैं, अगर आपको नहीं पता तो 500 इंटू 1000 करोगे तो 500,000 मतलब 5 लाख ml हो गया। ये लिख दिया मैंने। वॉल्यूम ऑफ पॉट, उसकी कैपेसिटी 250 ml थी, तो 250 इसको डिवाइड करोगे तो आपके 2000 पॉट्स आपका आंसर आ जाएगा, विच इज इन दी ऑप्शन 2000 आपका ये आंसर है। ठीक है, तो ये वो क्वेश्चंस हैं जो बचपन में हम करा करते थे। पता है, अगर आप अभी प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक देखोगे, जो बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ रहे हैं, तो ये क्वेश्चंस वो 6 क्लास में करते हैं, 6 7 में, कुछ बच्चे 5th क्लास में भी कर लेते हैं ये क्वेश्चंस। तो ये बहुत टफ नहीं है, और एज अ टीचर आप ग्रेजुएट हो चुके हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको मैथ्स की ये बेसिक चीजें आनी चाहिए। ठीक है, तो मैथ्स में आप थोड़ा बहुत टाइम लगाओ, नो मैटर आप हिंदी के टीचर हो या फिर आप इंग्लिश के टीचर हो, किसके टीचर हो, मैथ्स एक डिफरेंट चीज है, तो मैथ्स आपको आनी ही चाहिए। सो अ नंबर सीरीज इज गिवन विद 2 ऑफ द टर्म्स मिसिंग। सिमिलर पैटर्न वाला क्वेश्चन आया है, 2 टर्म मिसिंग है, अब इसका आंसर आप मुझे बताओगे। 2 2 4, ठीक है, और यहाँ पे 2 3 6, 2 4 8, 2 5 10। तो मुझे यहाँ तो पता लग गया कि आपका यहाँ पे 8 आ रहा है इस जगह पे। अब इन दोनों में से कौन सा ऑप्शन सही है, यहाँ क्या होगा इस ऑप्शन, इस जगह पे, इसको भी देखते हैं चलो। यहाँ पे अब इसको समझने के लिए इसके बाद क्या होगा, यहाँ पे हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो ये 0 से 2 गया है, 0 में मतलब +2 ऐड हुआ है मेरा। ठीक है, 2 से 6 में +4 ऐड हुआ है, 6 से 12 के लिए +6 ऐड हुआ है, तो 12 से यहाँ के लिए कितना ऐड होगा, 8 ऐड होगा, +8, क्योंकि यहाँ पर 2 की टेबल वाले ऐड कर रहे थे ना ऊपर हम, नीचे तो 2 की टेबल ही चल रही है, बट यहाँ पे एडिशन हो रहा है। जैसे 0 की 2 में +2, 2 से 6 जाने के लिए +4, ठीक है, और 6 से यहाँ 12 के लिए +6, तो यहाँ पे 12 से यहाँ पे जाने के लिए +8, इवन नंबर चल रहा है ना, तो आपका आंसर यहाँ पे क्या आ जाएगा, 8 एंड 20, क्योंकि 12 + 8 कितना होता है आपका 20। ठीक है, तो आपका ऑप्शन ये हो जाता है। अगेन वेरी सिंपल क्वेश्चन, इतना कुछ नहीं है, बस प्रैक्टिस है। मैथ्स इज ऑल अबाउट प्रैक्टिस। देखो, अगर आपको, अगर मैथ्स में कुछ करना है ना, मैथ्स में आपको लग रहा है कि आपको अच्छे मार्क्स चाहिए, तो आपको यहाँ पे मैथ्स में थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि सिर्फ सीटेट की बात नहीं है, बात आगे कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की भी है, अगर आपका फ्यूचर में एम कुछ बड़ा है तो। ठीक है, तो मैथ्स के लिए थोड़ा, अगर आपकी मैथ्स थोड़ी सी वीक है तो आपको थोड़ी मेहनत करने की जरूरत है उसमें। नाउ व्हाट इज द मीडियन ऑफ द फॉलोइंग फ्रैक्शनल नंबर्स। इनका आप मुझे बताओगे आंसर कमेंट करके, इसका मैं नहीं बता रही हूँ आपको, ये क्वेश्चन बहुत सिंपल है। इसमें आपको क्या करना है, मीडियन आपको पता है क्या होता है। अगर आप एक किसी ऑर्डर आपको जो दे रखा है, आप उसको इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा कैसे भी लिख लो, ऑर्डर में लिखोगे तो सबसे बीच वाला नंबर होगा ना, वो आपका मीडियन कहलाता है। छोटे से बड़ा या बड़े से छोटा ही लिखना है, ऐसे रैंडमली मत लिखना बस। अब आपको इन सबको क्या करना है, आप इन सबको डिवाइड कर देना, पॉइंट में आंसर आएगा, और उसके बाद उनको छोटे से बड़ा करके लिखना। फिर उसके बाद जो मिड वाला होगा ना, वो आपका मीडियन होगा इनमें से। तो आप मुझे कमेंट करके बताओगे इसका आंसर, और जो कमेंट करके सबसे पहले बताएगा उसका आंसर डेफिनेटली मैं पिन करूंगी। ठीक है, सो देखते हैं मैथ सबसे अच्छी किसकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। चिल्ड्रन ऑफ अ क्लास वर आस्क्ड व्हिच ऑफ दीज दे लाइक द मोस्ट, टी, कॉफी और मिल्क। Children who like tea, coffee are this and 1/6 respectively. तो जो बच्चे यहाँ पे आपसे पूछ रखा है कि आपको बच्चे जो हैं वो, इतने बच्चे टी लाइक कर रहे हैं, इतने कॉफी, इतने मिल्क। अब एक क्लास में 20 चिल्ड्रन है, तो उनमें से कितने बच्चे जो हैं वो मिल्क को लाइक कर रहे हैं। हमें क्वेश्चन में बता दिया कि कॉफी जो है, मैंने ना एक्स लेट कर लिया यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। ठीक है, तो 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपके लाइक कर रहे हैं यहाँ पे कॉफी, तो 1/3 एक्स हो गया, 1/3x, टी 1/2x, मिल्क 1/6x, क्योंकि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स एक्स है। ठीक है, तो अगर आपको इसको ये कॉन्सेप्ट नहीं समझ में आ रहा है, तो बहुत बेसिक लैंग्वेज में बताऊं, मैं आपको बोल रही हूँ मेरी क्लास में 10 बच्चे हैं। ठीक है, उसमें से जो हाफ बच्चे हैं ना, 1/2 हाफ बच्चे हैं, उनको टी पसंद है, तो क्या होगा, 1/2x ही तो बोलूंगी ना, क्योंकि 1/2x कितना होता है, ये x अगर मेरा मान लो 10 है, मैं अपनी क्लास के बच्चों की बात बता रही हूँ, तो 10/2 है, तो ये 5 आएगा, तो हाफ तो 5 ही होता है ना 10 का। तो समझ में आ रहा है कि हम 1/2x और 1/6x क्यों लिख रहे हैं। ये उन लोगों के लिए जिनको बहुत बेसिक मैथ्स नहीं आती है, मैं उनके लिए अच्छे समझा रही हूँ। ठीक है, तो x हो गया हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। 20 चिल्ड्रन जो होते हैं वो मतलब 20 बच्चों, हमें गिवन है कि 20 बच्चों को कॉफी पसंद है, तो मतलब 1/3x इज इक्वल टू 20 है ना।
अब फिर x कितना हो गया मेरा 60, क्योंकि मैंने यहाँ पे इसको मल्टीप्लाई कर दिया, जो नीचे डिवाइड में होता है ऊपर मल्टीप्लाई में चला जाता है। तो x इज इक्वल टू 20 इंटू 3, x हो गया 60 टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। अब मिल्क हमारा कितना होगा, हमसे क्वेश्चन में ये पूछा था मिल्क कितने बच्चे पीते हैं, ठीक है, कितने बच्चों को मिल्क पसंद है। तो 1/6 x, तो x की वैल्यू 60, 1/6 इंटू 60 हो गया आपका ये 10, ठीक है। तो या ये आपका बहुत सिंपल था। अब देखो इसके आगे हम लोग कौन से क्वेश्चंस करेंगे। अब यहाँ पे हमारे ये वाले क्वेश्चंस तो सारे हो गए हैं। अब इसके आगे हम करने वाले हैं क्वेश्चंस पेडागोजी के, न्यूमेरिकल वाले क्वेश्चंस यहीं तक थे, ठीक है। अब इसके आगे शुरू करते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस। अ मैथमेटिक टीचर आस्क द स्टूडेंट्स टू आइडेंटिफाई ऑल द रेक्टेंगल्स इन अ टैंग्राम। एक मैथमेटिक टीचर ने बोला बच्चों को कि आप आइडेंटिफाई करो सारे के सारे रेक्टेंगल्स एक टैंग्राम में। अब ये जो अबव एक्टिविटी है ये अप्रोप्रिएट है फॉर असेसिंग द लर्नर्स एट विच ज्योमेट्रिकल रीजनिंग अकॉर्डिंग टू वैन हेल। वैन हेल की लेवल्स हैं, तो आपको ये पता होगा कि इसमें कौन सा वाला है सही ऑप्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हिंदी वाले भी देख सकते हैं इसे। ऑप्शन आपका यहाँ पे सही है, टू रिकॉग्निशन, लाइक रिकॉग्निशन ऑफ शेप। इससे जो हेल्प मिलेगी वो रिकॉग्निशन ऑफ शेप में मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। गेम्स एंड पजल्स आर इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज इन टीचिंग मैथमेटिक्स सिंस दे हेल्प इन एनहांसिंग। तो गेम्स और पजल्स जो है वो इफेक्टिव स्ट्रैटेजीज हैं मैथ्स पढ़ाने के लिए बच्चों को, क्योंकि वो हेल्प करते हैं एनहांस करने में क्या। वो आपका हेल्प कर रहे हैं एनहांस करने में कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। ना प्रोसीजरल है, ना फैक्चुअल है, ना यूटिलाइजेशन है, ये सब चीजें नहीं है। कॉन्सेप्ट है, मतलब पजल्स और गेम्स से आपके कॉन्सेप्ट बिल्डअप होते हैं, आपका माइंड थोड़ा ओपन होता है, ठीक है। हिंदी में भी देख सकते हो। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ लर्निंग मैथमेटिक्स एज गिवन बाय ज़ोल्टन डाइन्स। ये क्वेश्चन नाउ इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में एज इट इज आपसे पूछा जा सकता है। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा सही है, करेक्ट सीक्वेंस बताना है। PMC, PMC, ठीक है। तो आपका ये होगा परसेप्चुअल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल, मैथमेटिकल वेरिएबिलिटी प्रिंसिपल एंड देन कंस्ट्रक्टिविटी प्रिंसिपल, ठीक है। हिंदी में भी आप इसको देख सकते हैं। और इसको एज इट इज क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, तो एज इट इज इसको याद करके चले जाना। नेक्स्ट इज स्मेल अ प्राइमरी, इसको हिंदी में भी स्मेल ही लिख रखा है क्या, स्माइल, ओह वाओ स्माइल। ओके, स्माइल है एक प्राइमरी मैथमेटिक्स टीचर, ऑलवेज फर्स्ट कैरी आउट सम एक्टिविटीज टू अंडरस्टैंड हिज स्टूडेंट्स प्रीवियस नॉलेज। स्माइल जो है एक प्राइमरी क्लास की टीचर है, हमेशा कुछ ना कुछ नई एक्टिविटीज वो करती है अपने बच्चों की प्रीवियस नॉलेज जानने के लिए, कि उन्हें पता भी है क्या पढ़ाया था पहले। तो बच्चों की परफॉर्मेंस के बेसिस पे वो डिसाइड करती है कि उसको आगे बढ़ना चाहिए, आगे नया कॉन्सेप्ट पढ़ाना चाहिए, या फिर पुराना ही रिवाइज करवाना चाहिए, या फिर प्रीवियस कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग बनाने चाहिए, ठीक है। और उसके बाद वो नए कॉन्सेप्ट पे मूव करती है। तो एज अ मैथमेटिक टीचर स्माइल इज फॉलोइंग अ लीनियर मॉडल ऑफ असेसमेंट विच includes planning, teaching a topic and assessing it, the teaching episode, is wasting a lot of time, should be focusing on the syllabus, should carry the assessment only after completing the topic, is following a cyclic model of assessment which includes gathering information through statements to improve learning environment of the student। यहाँ पे सही ऑप्शन आपका फोर्थ है, ठीक है। ये साइक्लिक मॉडल यूज कर रही है। यहाँ पे बीच बीच में हम चेक करते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि हमारी यूनिट खत्म हो जाएगी उसके बाद ही हम देखेंगे कि बच्चे ने सही से पढ़ा या नहीं पढ़ा। बीच बीच में हम चेक करते रहेंगे और नहीं समझ में आया तो हम दोबारा से वो चीज पढ़ाएंगे। नेक्स्ट है, Anis has given a group project to his students to classify different geometrical shapes. Which of the following assessment techniques will be best suitable to assess students' performance in his project? अनीस ने क्या करा है कि अपने ग्रुप प्रोजेक्ट के लिए बच्चों को ना डिफरेंट ज्योमेट्रिकल शेप्स क्लासिफाई करने के लिए बोला है। तो इनमें से कौन सी टेक्निक बेस्ट होगी बच्चों की परफॉर्मेंस वो करने के लिए, लाइक चेक करने के लिए। सो इसमें से बेस्ट होगा आपके लिए रूब्रिक्स। ये मतलब एक्टिविटी से ही सबसे बेस्ट तरीका है, आप इनको असेस करो, ये सब चीजें करके नहीं फायदा मिलेगा, ठीक है। ओके ओके ओके, गला सूख गया मेरा बोलते बोलते, एंड यहाँ पे पानी भी नहीं है।
चलो फटाफट से इसको 10 क्वेश्चन रह गए, फटाफट से इसे खत्म करते हैं. सो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डिस्क्राइब्स मोस्ट अप्रोप्रिएटली द पर्पस ऑफ वर्ड प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स करिकुलम. इनमें से कौन सी स्टेटमेंट जो होती है वो डिस्क्राइब करती है मोस्ट अप्रोप्रिएटली जो वर्ड प्रॉब्लम्स होती है मैथ्स में. दैट दे कैन बी यूज टू टेस्ट लैंग्वेज कॉम्पिटेंसीज ऑफ द स्टूडेंट्स. दे आर हेल्पफुल इन इंट्रोड्यूसिंग एनी फॉर्मल एल्गोरिदम ऑफ सॉल्विंग प्रॉब्लम्स इन मैथमेटिक्स. They make mathematics more linked to the outside the school. They can be easily solved by students. So इसका आंसर ये है, मतलब हम वर्ड प्रॉब्लम्स क्यों दे रहे हैं बच्चों को, ताकि वो आउटसाइड वर्ल्ड से कनेक्ट कर सके उस चीज को. जैसे क्वेश्चन में दे रखा है कि एक लड़की सामान खरीदने गई, उसने इतने पैसे दुकानदार को दिए और इतना इतना सामान खरीदा तो कितने पैसे बचे. तो अब वो रिलेट कर पा रहे हैं, तो वो नॉलेज वो आगे इंप्लीमेंट भी कर पाएंगे, अप्लाई भी कर पाएंगे और उसको बहुत इंटरेस्टिंगली समझ भी पाएंगे. तो यहाँ पे आपका ऑप्शन था थर्ड. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस आर पार्ट ऑफ प्री नंबर कॉन्सेप्ट इन यंग चिल्ड्रन. इनमें से कौन सी जो प्रोसेस है वो प्री नंबर कॉन्सेप्ट का पार्ट है यंग चिल्ड्रन के लिए. सो यहाँ पर आपका क्लासिफिकेशन, पैटर्निंग एंड 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस है, काउंटिंग, स्किप काउंटिंग, पैटर्निंग, क्लासिफिकेशन, काउंटिंग एंड ऑर्डर नंबर. तो प्री नंबर कॉन्सेप्ट है आपका ये क्लासिफिकेशन, पैटर्निंग एंड 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस. ठीक है. एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको दिख सकता है, तो इसको ध्यान रखना. नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग शुड नॉट बी फीचर ऑफ मैथमेटिक्स टेक्स्ट बुक एट प्राइमरी लेवल. इसका आंसर आप बताओगे. ये नहीं होना चाहिए फीचर मैथ्स टेक्स्ट बुक का प्राइमरी लेवल पे. बहुत इजी क्वेश्चन है. तो यहाँ पे कॉम्प्लेक्स टू सिंपल नहीं होता ना, हम तो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स पढ़ाते हैं हमेशा. तो मैथमेटिक्स प्रॉब्लम बुक जो होती है वो सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलती है, ना कि कॉम्प्लेक्स टू सिंपल. यूज ऑफ मैनिपुलेटिव is integral to teaching learning of mathematics at primary level because. बताओ क्यों होता है ऐसा. हम मैनिपुलेटिव्स को यूज करते हैं, वो इंटीग्रल है टीचिंग लर्निंग में मैथमेटिक्स के प्राइमरी लेवल पे. वाई. तो यहाँ पर क्या वो हेल्प करती है बच्चों को प्राइमरी करिकुलम का अदर सब्जेक्ट के कनेक्शन बनाने में, या फिर वो स्कूल में बेटर स्कोर करने में मदद करती है, या फिर वो बच्चों को कॉम्प्रिहेंड करने में मदद करती है मैथ्स के कॉन्सेप्ट को, या फिर टीचर का टाइम सेव करती है. तो यहाँ पे आपको सबसे बेस्ट ऑप्शन मिल रहा है ये, कि बच्चों को कॉम्प्रिहेंड करने में हेल्प करती है मैथ्स के कॉन्सेप्ट को. ठीक है. होपफुली अब तक सबको अच्छा लग रहा होगा ये सेशन, और लाइक कर देना अगर अच्छा लग रहा है सच में तो. नेक्स्ट आते हैं हम लोग टू एन एडिशन प्रॉब्लम. एक एडिशन प्रॉब्लम आपको दिख रही है, तो क्लास 2 ने रिप्रेजेंट किया ऐसे, मतलब आंसर जो से सॉल्व किया ये ऐसे किया है. एज ए रिफ्लेक्टिव मैथमेटिक टीचर व्हाट विल बी योर रिफ्लेक्शन टू चाइल्ड्स आंसर. अब बच्चे ने आंसर तो गलत किया है, देखो गलती भी पता लग रही है कहाँ की है. तो अब आप बच्चे को लगने गलती कर दी है, तो बच्चे के लिए आपका क्या रिएक्शन होगा. तो आप बच्चों को बोलोगे कि अपना आंसर ही चेक करो, या फिर बच्चे को बोलोगे कि आपने आंसर गलत किया है और ये आंसर अपने आसपास के बच्चों से पूछो, या फिर बच्चे को फैसिलिटेट करोगे कि उसको कॉन्सेप्चुलाइज करोगे एडिशन जो है थ्रू रीग्रुपिंग विद अ फोकस ऑन प्लेस वैल्यू नंबर सिस्टम. तो यहाँ पे ये आंसर आपका सही है. यहाँ पे हम फोकस करेंगे प्लेस वैल्यू जो सिस्टम है आपका उसकी तरफ, बच्चे को उससे उसका वो कंसेप्ट जो है उसकी क्लियर करेंगे. ठीक है. मैं ना बीच बीच में ये हिंदी के लिए ऐसे रुक के इसलिए जा रही हूँ ताकि आप लोगों को अगर पढ़ना हो तो आप पॉज करके पढ़ लो, और अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट भी ले लो. ठीक है. क्योंकि ऑफ कोर्स अगर कुछ लोग ऐसे होंगे जो लिख नहीं रहे होंगे, वो स्क्रीनशॉट ले रहे होंगे, क्योंकि हर किसी के लिए अलग तरीका वर्क करता है. अगर आपको लग रहा है आप स्क्रीनशॉट लेके अपने फोन से पढ़ सकते हो तो आप उससे भी कर सकते हो. अगर आपको लग रहा है आपको लिखने की जरूरत है तो आप लिख भी सकते हो. Now, National Curriculum Framework 2005 recommends that teaching learning material of mathematics in primary classes needs to follow an integrated approach, which implies. अब इसमें से आपको बताना है. इंटीग्रेटेड होनी चाहिए चिल्ड्रन की एक्सपीरियंसेस इनसाइड और आउटसाइड क्लासरूम, या फिर इंटीग्रेटेड होना चाहिए प्रॉब्लम सॉल्विंग के साथ, इंटीग्रेटेड होना चाहिए अदर सब्जेक्ट्स के साथ जो आपके एनवायरमेंटल साइंस और लैंग्वेज है, या फिर इंटीग्रेट नहीं करने चाहिए हायर मैथमेटिक्स के साथ. 2 ऑप्शन कोई सही है इनमें से, और आप बताने वाले हो वो कौन सा ऑप्शन सही है. सबसे सही ऑप्शन आपको समझ में आ ही गए होंगे देख के, बी और सी.
एक तो कि बच्चे के बाहर के क्लासरूम के बाहर के और अंदर के एक्सपीरियंसेस के साथ इंटीग्रेट करना चाहिए। दूसरा एनवायरमेंटल साइंस और लैंग्वेज के साथ भी इंटीग्रेट करना चाहिए मैथ्स को। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका सही है यहाँ पे, बी और सी का ऑप्शन ए था। ठीक है, next question. Which of the following is a dynamic mathematics software that brings together geometry, algebra, spreadsheet, graphics, sets, calculus in one easy to use package? आपको इसमें से बताना है इसमें से कौन सा आपका जो वो है सॉफ्टवेयर है, मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर जो ये सारी चीज़ों को इकट्ठे एक जगह लेके आता है और आप इजीली यूज कर सकते हो। ये आपका आंसर है जियोजेब्रा। ये एक मैथमेटिकल सॉफ्टवेयर है जिसमें ये सारी चीज़ें मौजूद होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन आया एग्जाम में तो डायरेक्टली जियोजेब्रा लिख देना। Now, which among the following activities is or are appropriate for teaching of number from 1 to 6? आपको सॉरी 1 to 9 तक बच्चे को पढ़ानी है, नंबर्स पढ़ाने हैं, तो कौन सी टेक्निक जो होगी वो अप्रोप्रिएट होगी? बच्चों को आप डिफरेंट ऑब्जेक्ट दो और उनको यूज 1 to 1 कॉरेस्पॉन्डेंस आस्क स्टूडेंट टू काउंट, और बच्चों को बोलो काउंट करने के लिए, या फिर एक नंबर गिव अ नंबर एंड आस्क स्टूडेंट्स टू कलेक्ट द ऑब्जेक्ट एसोसिएटेड विद द नंबर, या recite the number from 1 to 9 in a sequence orally till the students could memorize it. अब एज ए टीचर आप क्या करते इस टाइम इस उसके साथ? वैसे अब तक हम लोगों ने जो पढ़ा है वो तो यही मेथड पढ़ा है सी, बट आंसर आपका ए और बी है। ठीक है, तो यहाँ पे आपका ए और बी ऑप्शन सही हो जाता है। ट्रेडिशनली हम ऐसे करते थे, 1 से 9 तक करते थे, रिवाइज करते थे, बट अब जो है आपका चाइल्ड सेंटर्ड लर्निंग के थ्रू ए और बी ऑप्शन आर राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। एक क्लास टेस्ट में जो क्वेश्चन है आपका, फाइंड 23% ऑफ 200, 2 स्टूडेंट्स जो हैं उन्होंने आंसर किया इन द फॉलोइंग वेज। 23% ऑफ 200 इज इक्वल टू 23% ऑफ 100 प्लस 100, 23 प्लस 23 इज इक्वल टू 20 प्लस 20 प्लस 3 प्लस 3। दूसरे स्टूडेंट ने आंसर किया 23% ऑफ 100 इज इक्वल टू 200 इंटू 23 अपॉन 100 इज इक्वल टू 2 इंटू 23, ठीक है, इज इक्वल टू 46। तो कौन सा आंसर अप्रोप्रिएट है इन द गिवन कॉन्टेक्स्ट, आपको बताना है। दोनों स्टूडेंट्स को टीचर को फुल मार्क्स देने चाहिए क्योंकि दोनों ने क्वेश्चन सही करा है अपनी अपनी एल्गोरिदम यूज करके। ठीक है, फॉर्मल और इनफॉर्मल एल्गोरिदम दोनों उन्होंने करी है प्रॉब्लम सॉल्व करके, दोनों का गलत किसी का नहीं है, दोनों के मेथड डिफरेंट है, तो टीचर दोनों को सही मार्क्स देगी, फुल मार्क्स देगी। ठीक है, बस हाँ वो सेकंड जो है वो आपका फॉर्मल है, उसकी एल्गोरिदम बेस्ड है इस वजह से, अदरवाइज दोनों ऑप्शन सही है। नाउ लास्ट क्वेश्चन, सो लास्ट क्वेश्चन है ये। आई होप इसके बाद आपकी मैथ्स के एग्जाम की प्रिपरेशन अच्छी हो जाएगी। और अगर जो लोग वीडियो देख रहे हैं उनमें से अगर अभी रिसेंट में किसी का अगर मैथ्स का एग्जाम होने वाला है, सीटेट का एग्जाम होने वाला है, तो उनको मेरा ऑल द बेस्ट। So Miss Kamla, while introducing the concept of similarity, has provided different experiences to her students, such as models of different shape, pictures of shapes projected by computer, discussion in group, etc. The intention of Miss Kamala in providing multiple experiences to the learners. जो मिस कमला हैं उन्होंने बच्चों को कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करा है सिमिलैरिटी। ठीक है, तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करें स्टूडेंट्स को, जैसे कि मॉडल ऑफ डिफरेंट शेप्स, पिक्चर्स ऑफ शेप्स कंप्यूटर के थ्रू। ठीक है, डिस्कशंस भी करवाए हैं ग्रुप में। तो जो इसकी इंटेंशन है बच्चों को मल्टीपल एक्सपीरियंसेस प्रोवाइड करने की, वो क्या है, क्या है रीजन उसका, तो टू केटर द नीड्स ऑफ ऑल लर्नर्स, ताकि सारे बच्चों की जो नीड्स हैं वो केटर हो सके। हर बच्चा डिफरेंट तरीके से पढ़ना चाहता है, तो वो सब चीज़ें उसको डाइवर्स एक्सपीरियंस हर बच्चे को मिल सके। ठीक है, तो ये आपके हो गए हैं सारे के सारे क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट। एंड आई होप आपको पूरा की पूरा सेशन अच्छा लगा होगा, और अच्छा लगा है तो सब्सक्राइब और लाइक करने में देर किस बात की। सो सब्सक्राइब और लाइक कर देना, एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। गुड बाय।